हेलो एवरीवन। विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट सोशल साइंस की ओवरव्यू क्लासेस को बाय करना चाहे, आप इसे केवल 26 रुपये में खरीद सकते हैं। इसे आप विजय एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे नए टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। इसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। साथ ही साथ हमारी ओवरव्यू क्लासेस में आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे 4 से 5 वीडियो में। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे हो आधुनिक भारत के, तो वो भी आप देख लेना। साथ ही साथ शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, इसे भी हमने ओवरव्यू क्लासेस में पूरा कंप्लीट कर लिया, इसके सभी टॉपिक्स और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे के। और हम अर्थशास्त्र को भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप सभी क्लासेस को जरूर से देख लेना। इससे आपका एक पूरा ओवरव्यू बन जाएगा टॉपिक पे। और कुछ टॉपिक पे तो हमने काफ़ी डिटेल में बात करी है, जैसे अर्थशास्त्र के काफ़ी टॉपिक पे हमने डिटेल में बात करी है, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे पे डिटेल में बात करी है। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने जो टॉपिक ऐसे थे जहाँ मुझे लगा कि आपको डिटेल की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर हमने आधुनिक भारत के इतिहास में भी डिटेल में बात की थी। तो आप इन सभी वीडियो को जरूर देख लेना। चलिए अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो प्राचीन भारत के इतिहास में अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें जो आपको तैयार करना चाहिए, देखिए ये जो आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं, अगर आप इन टॉपिक को तैयार करके चले जाएंगे तो ये मानकर चलिए आपके 10 से ज़्यादा नंबर जरूर एग्जाम में कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आप इन टॉपिक्स से एग्जाम में देखेंगे कि कितने प्रश्न आ जाएंगे, तो देखिए संभावना ये है एग्जाम में, इन टॉपिक से संभावना की बात कर रहा हूँ, देखिए कि संभावना कितनी है कि 10 से लेकर ये 20 क्वेश्चन तक आपसे पूछ सकते हैं इन टॉपिक्स से। मिनिमम कितने 10 तो पूछ ही लेंगे, और ये 20 तक आंकड़ा जा सकता है, तो आप समझ जाइए कि इनका कितना वेटेज है। तो इसलिए आप इन टॉपिक्स को जरूर अच्छे से तैयार कर लेना। और मुझे पता है कि आपने तैयार कर भी लिए होंगे। तो आप इन जिन जिन भी स्टूडेंट ने तैयार कर ली हो, आप इन टॉपिक्स का अच्छे से क्या करके जाना, रिवीजन करके चले जाना। और अगर किसी स्टूडेंट ने अभी भी तैयार नहीं किए हो, तो अभी भी आपके पास समय है। आप इन टॉपिक को क्या करना, तैयार कर लेना। रोज एक एक टॉपिक भी तैयार करोगे तो आराम से एग्जाम तक आपके सभी टॉपिक तैयार हो जाएंगे। ठीक है। तो इतिहास जानने के स्रोत, ये टॉपिक आपको करना है। इसमें आप क्या क्या पढ़ के चले जाएंगे, आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सभी वेद पढ़ के चले जाएंगे। पुराण वगैरह क्या होते हैं इसे कवर करके चले जाना। ठीक है। और साथ ही साथ थोड़ा सा पाषाणों को देख लेना। तो ये टॉपिक यहाँ पर आप कवर कर लेना। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, इसे वेरी आईएमपी मार्क कर लेना। इससे प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में। पूछ लेते हैं कि इस सभ्यता का काल क्या है, किस नदी पर यह सभ्यता बसी है, किसने इस सभ्यता की खोज करी थी। ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार इनके जो महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे कालीबंगा हो गया, तो ये कहाँ पर है, रोपड़ कहाँ पर है, इस तरह से प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई बार यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस सभ्यता को नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। क्यों नगरीय सभ्यता कहते हैं इसे, क्योंकि वहां पर देखिए इसका अगर जब हम काल की बात करें, तो ये 2300 से लेकर 1700 तक बीसी तक की है। इसका काल 2300 से 2300 ईसा पूर्व से 1700 या 1750 बीसी तक इसके काल का निर्धारण किया गया है। और वहाँ पर इतने मतलब इतने साल पुरानी बातें हैं। तब भी वहाँ पर उस समय क्या थी, नालियों की व्यवस्था थी। नहाने के लिए वहाँ पर स्नानागार थे, जैसे हमारे आज के समय में स्विमिंग पूल है, इसी तरह के वहाँ भी स्नानागार थे। वहाँ पर भी उस समय जल के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। और उन नालियों को एक मेन होल बनाया जाता था। और ये जो मेन होल मतलब जैसे आज चेम्बर्स वगैरह आप देखते हैं, ये अलग अलग नाली का पानी आता है और इस एक चेम्बर में जोड़ दिया जाता, तो इसी तरह यहाँ पर भी चेम्बर थे। और ये जो नाली और चेम्बर होते थे ढके हुए होते थे। तो इतनी ये आधुनिक सभ्यता थी, इतने साल पुराने होने के बाद भी, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर,
वैदिक सभ्यता ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कौन-कौन से देवता थे, किस देवता का क्या काम था, या वो किस लिए जाने जाते थे, ये प्रश्न भी आपसे वैदिक सभ्यता से पूछ लिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता से ये भी पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार की सभ्यता थी। तो ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर मात्र देवी की पूजा होती थी, इसलिए इसे मात्र सत्तात्मक कहते थे। इसी तरह वैदिक सभ्यता आप तैयार करके जाना। ठीक है। जैन धर्म अगेन इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, कितने तीर्थंकर हैं टोटल, इन्होंने जो तपस्या करी थी महावीर स्वामी ने वो कहाँ पर की थी, इस तरह से इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, ये तरह के प्रश्न आपसे जैन धर्म से पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ जो इनकी संगतियाँ थी, मतलब जो इनकी एक तरीके से बोल सकते हैं सभा हुई थी, तो वो कहाँ-कहाँ हुई थी, उसके कौन अध्यक्ष थे, ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन बौद्ध धर्म से पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ठीक है, इन्होंने कहाँ तपस्या करी, किस वृक्ष के नीचे नीचे इन्होंने तपस्या करी, किससे इन्होंने दीक्षा प्राप्त करी, इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। इस तरह के प्रश्न आपसे बौद्ध धर्म से पूछे जाते हैं। और अगेन ये जितने भी टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि चलिए इसमें से भी आप कुछ सिलेक्ट कर लें, नहीं, आपको ये जो जितने भी टॉपिक बताए जा रहे हैं ये सभी टॉपिक अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपके एग्जाम में हड़प्पा से पूरे चांसेस है कि इससे प्रश्न तो पूछ ही लेगा। ठीक है। और आप आपके अगर ये मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको इन टॉपिक्स को जरूर तैयार करके रखना है अच्छी तरह से। एक प्रश्न आपसे मौर्य साम्राज्य से पूछने के चांस बनते हैं, और गुप्त साम्राज्य और हर्षकाल, इन सभी से आपके प्रश्न बनते हैं। तो ये देखिए केवल 60 टॉपिक हैं, और जिनको आप तैयार कर लेंगे आपका ये जो पूरा प्राचीन भारत का इतिहास है ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। मतलब यहाँ से मेनली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं वो यही टॉपिक्स होते हैं। तो आप इनको तैयार करके जो आपका प्राचीन भारत का इतिहास है वो पूरा तैयार कर सकते हैं। तो ये इन टॉपिक्स को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। अगर आपने पढ़ लिए हो तो रिवाइज कर लेना, और अगर आपने नहीं पढ़े हो तो अभी भी आपके पास समय है, आप इन सभी इस सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास पर। मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगर बात करें तो इसके अंदर भारत पर अरबों का आक्रमण कब हुआ, किस समय किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको समय काल याद होना चाहिए। मोहम्मद गजनबी के भारत पर आक्रमण कब हुए, किस किस पर उसने आक्रमण करे थे, मोहम्मद गोरी ने भारत पर कब आक्रमण करे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इन्हें तैयार करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर सल्तनत काल, इसमें आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इन पांचों वंश को तैयार करके जाना है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या काम करा था, इल्तुतमिश क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, उसके क्या काम थे, ये सब आपको तैयार करके जाना है। तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेते हैं कि इसमें से किस वंश का काल सबसे बड़ा था, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसका काल सबसे छोटा था। कई बार ये जो क्रम लिखा है आपको, ये क्रम ही पूछ लिया जाता है कि इनका सही क्रम क्या है, सल्तनत काल में वंशों का सही क्रम क्या है। तो गुलाम वंश है, फिर खिलजी है, फिर तुगलक है, सैयद है और लोधी है। तो आपको ये सल्तनत काल में ये सभी को तैयार करके जाना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अलाउ किसने बाजार नियंत्रण प्रणाली दी थी, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये तैयार करके जाना है। ठीक है। मुगल काल में बात करें तो मुगल काल में बाबर, बाबर के सभी युद्ध करके जाना। अकबर, अकबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, ये करके तैयार करके जाना। जहांगीर ने चित्रकला को बढ़ावा देने के लिए क्या काम करा था, कौन कौन से चित्रकार थे इस समय। शाहजहां ने क्या क्या निर्माण करे। औरंगजेब की जो दक्षिण की नीति थी वो क्या थी, इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं। और इन सभी के जो आक्रमण हुए थे, मतलब जो युद्ध हुए थे, वो भी आपको तैयार करने के जाना है। साथ ही साथ मुगल काल से युद्ध, देखिए मुगल काल का एक तो बेसिक आपको तैयार करके जाना है, युद्ध आपको पढ़ के जाना है। मुगल काल की स्थापत्य कला पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसने कौन सा किला स्थापित करा। इस तरह के प्रश्न आपसे मुगल काल से पूछे जाते हैं। यहाँ पर चित्रकला को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला था, तो यहाँ पर पूछे जाते हैं कि किसके काल में कौन से चित्रकार थे। आपसे पूछ लेते हैं अकबर के समय कौन चित्रकार थे, जहांगीर के समय कौन चित्रकार थे, क्या उनका नाम था। तो
तो ये आपको पता होना चाहिए, युद्ध पता होना चाहिए, स्थापत्य कला पता होना चाहिए, चित्रकला पता होना चाहिए और मुगल काल की कैसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, यहाँ पर विजयनगर से मेनली क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। मराठा एवं सिक्कों का उत्कर्ष, ये इम्पोर्टेंट है। सिक्कों में मेनली क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं कि इनके पहले गुरु कौन थे, दूसरे कौन थे, पांचवें गुरु कौन से थे, 10वें गुरु कौन से थे। इस तरह के सिक्कों के से प्रश्न पूछे जाते हैं। और किस गुरु के समय में क्या कार्य किया गया, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है। मराठा इम्पोर्टेंट है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य इम्पोर्टेंट है। विजयनगर में ये पूछा जाता है कई बार कि कौन सा यात्री आया था, आपको नाम दे दिया जाता है कि किस देश से आया है या किसके समय में आया था। तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो कौन सी कंपनी सबसे पहले आई थी, इन कंपनियों का सही क्रम क्या है, इस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है ये संग्राम कहाँ पर चालू हुआ था। फिर किसी ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा, किसी ने इसे पहली लड़ाई कहा, ठीक है, किसी ने इसे एक विद्रोह का नाम दे दिया। तो किस इतिहासविद ने क्या नाम दिया था, उस पे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर पूछ लिया जाता है टाट्या टोपे का क्या योगदान था, रानी लक्ष्मीबाई का क्या योगदान था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। इसी में आपसे बहादुर शाह जफर पूछ लिया जाता है कि क्या थे, उनका क्या रोल था। कई बार क्वेश्चन भारत के संबंध में पूछा जाता है, कई बार मध्य प्रदेश के संबंध में भी पूछ लिया जाता है कि 1857 में इंदौर से किसने इसमें योगदान दिया, महू से किसने योगदान दिया। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो 1857 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको पूरा तैयार करके जाना है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी, इसका पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, पहला वाला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे, दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों अधिवेशन तो आपको याद होने चाहिए। इनके अध्यक्ष याद होना चाहिए, किस प्लेस पर हुआ था, किस ईयर में हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आपको बाकी जो अधिवेशन है, जब हमने ओवरव्यू क्लासेस पढ़ी थी, ओवरव्यू क्लासेस में इसमें मैंने आपको आईएमपी अधिवेशन भी बताए थे कि कौन कौन से अधिवेशन आईएमपी हैं। तो वो अधिवेशन की संख्या भी मैंने उस वीडियो में बता रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लेना, वहाँ पर मैंने अधिवेशन की संख्या भी बता रखी है। फिर उदारवादी और उग्रवादी दल में कौन कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं, इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। और बहुत छोटा टॉपिक है, केवल आपको 10 से 20 नाम याद करना रहेंगे और ये आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा कि उदारवादी में कौन कौन से व्यक्ति थे, उग्रवादी में कौन से थे। कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा उदारवादी दल में सम्मिलित नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उग्रवादी दल में कौन है। इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों का योगदान, इस टॉपिक को आपको तैयार करना है। एक तो भारत के संदर्भ में कर लेना और मध्य प्रदेश के संबंध में भी कर लेना। कुछ इम्पोर्टेंट आंदोलनकारियों, जैसे हमने चंद्रशेखर आजाद को कवर कर लिया था क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ और क्रांतिकारियों को भी आप कवर कर लेना, जैसे आप तात्या टोपे को कवर करके चले जाना, तात्या टोपे को। और किसको कर लेना आप, रानी लक्ष्मीबाई को। मंगल पांडे का तो आप वहां से पढ़ लेंगे, कहाँ से, 1857 की क्रांति में मंगल पांडे, तो वहां से मंगल पांडे को कवर कर लेना। एक आप क्या करके चले जाएंगे, रानी अवंतीबाई इम्पोर्टेंट है, तो रानी लक्ष्मीबाई करके जाना, रानी अवंतीबाई करके चले जाना। और एक आप इधर साइड में पढ़ लेना, ये एमपी से संबंधित है, मध्य प्रदेश से इसलिए बता रहा हूँ, पूछ सकते हैं। ये क्रांतिकारियों में तो नहीं थे, इन्होंने पहले ही लड़ाई लड़ी थी। वो है गोंडवाना की शासिका रानी दुर्गावती। कई बार यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रानी दुर्गावती किससे संबंधित है या कहाँ की वो शासिका रही थी। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि रानी दुर्गावती गोंडवाना की शासिका थी, यही प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो रानी दुर्गावती को पढ़ के चले जाना, ठीक है। और कौन कौन से क्रांतिकारी थे, तो देखिए अवंतीबाई पढ़ लेना, लक्ष्मीबाई पढ़ लेना, साथ ही साथ इनकी जो सहायिकाएं थी
जैसे झलकारी बाई, तो झलकारी बाई को पढ़ लेना। गिरधारी बाई थी, तो गिरधारी बाई को पढ़ के चले जाना। तो ये इम्पोर्टेंट है। चंद्रशेखर आज़ाद तो मैंने आपको कवर करा ही दिया था, उस पे तो पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया था, तो उसे कवर कर लेना चंद्रशेखर आज़ाद को। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्र ये सब तो हमने जब आधुनिक भारत के इतिहास की बात की थी वहाँ थोड़ा बहुत इनका रेफरेंस आया था, और आप भी जब उस टॉपिक्स को और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। पर ये कुछ विशेष हैं जिन पे मेनली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन्हें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के चले जाना। जैसे रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश के संबंध में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ की शासिका थी, कहाँ पर ये शासन करती थी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनकी सहायिका का नाम क्या था, रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका क्या योगदान था, टाटा टोपे कौन थे, कहाँ पर इन्हें फांसी दी गई थी, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद को हमने कवर कर लिया। और एक लास्ट टॉपिक है आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक में, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से भी प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें आपको इसे वेरी आईएमपी मार्क करना है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। किस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है, एक तो झंडा सत्याग्रह पूछ लिया जाता है। झंडा सत्याग्रह आप तैयार करके चले जाना। मध्य प्रदेश के संबंध में असहयोग आंदोलन पढ़ के चले जाना। मध्य प्रदेश के संबंध में असहयोग आंदोलन, मध्य प्रदेश के संदर्भ में नमक सत्याग्रह, कौन कौन इसमें मध्य प्रदेश के व्यक्ति शामिल थे, कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये पढ़ के चले जाना। झंडा सत्याग्रह पढ़ के चले जाना। इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किस किसे संज्ञा दी गई है, मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो इसे आप कमेंट करके जरूर मुझे बताना। तो इस तरह के जो मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। और ये भी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें आपको ज़्यादा नहीं, केवल 5 से 6 ही आंदोलन पढ़ना है और काफ़ी शॉर्ट है, और आपका ये टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न जरूर आने की संभावना कैसी है, बहुत अधिक है। तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और जरूर तैयार करके जाना, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपको काफ़ी कम टॉपिक्स बताए गए हैं, और ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से मेनली क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, और अगर तैयार कर लिए हो तो रिवीजन कर लेना। और अगर आपने अभी भी तैयार नहीं करे हो तो आपके पास समय है, एग्ज़ाम में अभी भी 15 एक दिन का समय है, तो आप इन टॉपिक्स को क्या कर लेना, तैयार कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन मिनिमम क्वेश्चन यहाँ से 10 तो पूछे ही पूछे जाएंगे, और इससे भी इसकी संख्या बढ़ सकती है। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कर देना, और साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो डाले जाएं आपको वो मिलते रहे। साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी चला जाए। इसका पीडीएफ आप इस टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बताएं आपको, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ विजय अकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपका सोशल साइंस का टेस्ट होगा जो कि पूरी तरह सभी स्टूडेंट के लिए फ्री रहेगा, और ये कब होगा, 22 अप्रैल को। तब तक आप पूरा सिलेबस अच्छी तरह से तैयार कर लें, रिवीजन भी लगा लें, ताकि आप इस टेस्ट को कैसे दे पाएँ, अच्छी तरह से दे पाएँ। और ये टेस्ट आपका विजय अकेडमी इंदौर के ऐप में ही होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और समय आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे का। इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही था। नमस्कार।